तो आज हम नेपाल में जो हाल में हुआ है, जो बड़ी उथल-पुथल हुई है, उस पर बात करेंगे। हाँ। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ के विश्लेषण हैं, जो ये पूरा घटनाक्रम है, उसकी एक तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि नेपाल में अचानक इतना बड़ा और इतना हिंसक बदलाव क्यों आया, इसकी असल वजह क्या हो सकती हैं, और इसका असर वहाँ के लोगों पर और आस-पड़ोस के देशों पर क्या पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। नेपाल में जो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में वो वाकई में अभूतपूर्व है। हाँ, मतलब राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हिंसा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और फिर सेना सड़कों पर। ये सब बहुत तेजी से हुआ। बहुत तेजी से। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। ये अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे कई परतें हैं, कई कारण हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। कुछ ही दिन पहले की बात है, हजारों की तादाद में नेपाली नागरिक सड़कों पर उतरे। हाँ। और इनमें खासकर युवा पीढ़ी ज्यादा थी, मतलब जिन्हें हम जेन जी कहते हैं। सही। उनका गुस्सा था मुख्य रूप से एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा भाई भतीजावाद, और खास तौर पर उन नेपो किड्स के खिलाफ। हाँ, ये नेपो किड्स वाला शब्द ये काफी चर्चा में आया। हाँ, इसका मतलब है कि जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार हैं या अमीर परिवार हैं, उनके बच्चे जिन्हें बिना खास काबिलियत के बड़े बड़े मौके मिल जाते हैं, और जो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी अमीरी का, महंगी लाइफस्टाइल का दिखावा करते हैं। सही। और ये दिखावा उन युवाओं को बहुत चुभ रहा था जो खुद बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें मौके नहीं मिल रहे। मतलब ये सिर्फ अमीरी का दिखावा नहीं था, ये एक तरह से सिस्टम में जो भाई भतीजावाद है उसका प्रतीक बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी का प्रतीक बन गया था। और ये जो गुस्सा पहले से थोड़ा थोड़ा सुलग रहा था, उसको हवा दी सरकार के एक फैसले ने। हाँ, सरकार ने अचानक 20 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। एकदम से। हाँ, कारण बताया कि ये प्लेटफॉर्म्स नए नियम नहीं मान रहे थे, लेकिन ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं था, ये लोगों की जिंदगी में सीधा दखल जैसा था। बिल्कुल। देखिए नेपाल में क्या है ना, खासकर युवाओं के लिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। ये उनके लिए आपस में जुड़ने का, जानकारी लेने देने का, अपनी बात रखने का, और एक बहुत जरूरी चीज, विदेश में जो लाखों नेपाली काम करते हैं। हाँ, रेमिटेंस वाली बात। हाँ बिल्कुल। करीब 20 लाख लोग बाहर काम करते हैं, पैसा भेजते हैं, उनसे संपर्क में रहने का ये बहुत बड़ा जरिया है। तो सोशल मीडिया उनके और उनके परिवारों के बीच एक पुल जैसा है। इस बैन ने उस पुल को ही जैसे तोड़ दिया। तो ये बैन एक तरह से वो चिंगारी साबित हुआ जिसने पहले से जमा बारूद में आग लगा दी। सही कहा, बिल्कुल। ऐसा लगा जैसे सालों का जो दबावा गुस्सा था, भ्रष्टाचार को लेकर निराशा थी, बेरोजगारी की हताशा थी, वो सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। नेपाल में वैसे सरकारी आंकड़ा बेरोजगारी का करीब 12% बताते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शायद खासकर युवाओं में इससे कहीं ज्यादा खराब है। हाँ, ये माना जाता है कि असल आंकड़ा बहुत ज्यादा है, और अच्छी नौकरियों की कमी तो मतलब एक बहुत पुरानी और बड़ी समस्या रही है वहाँ। और यहाँ ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे एक डिजिटल मुद्दा, मतलब सोशल मीडिया का बैन, असल दुनिया की इतनी पुरानी और गहरी समस्याओं के विरोध का कारण बन गया, जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि नेपाल के युवाओं के लिए अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया अलग अलग नहीं है, वो पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। सही। उनकी पहचान, उनके रिश्ते, उनकी आवाज, सब कुछ उस डिजिटल स्पेस से जुड़ा है। तो उस पर हमला मतलब उनकी आवाज दबाने जैसा था। और जब ये गुस्सा सड़कों पर आया तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े। बहुत तेजी से। प्रदर्शन हिंसक हो गए, पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, रबर बुलेट्स चलाईं। और जवाब में भीड़ का गुस्सा और भड़क गया। फिर सिर्फ नारेबाजी नहीं हुई, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। हाँ, ये बहुत चिंताजनक था। यहाँ तक कि संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट जैसी इमारतों में भी आगजनी की खबरें आईं। हाँ। ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, फिर ये एक तरह से पूरी व्यवस्था पर सीधा हमला बन गया। सही कहा। और आंकड़े भी डराने वाले थे। बुधवार तक खबरें थीं कि मरने वालों की संख्या 25 से ज्यादा हो गई है। हाँ, और सैकड़ों लोग घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हिंसा का पैमाना दिखाते हैं। और मामला यही नहीं रुका? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थिति कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि इसी हंगामे और अफरा तफरी के बीच पश्चिमी नेपाल में 2 जेलें थीं। वहां से करीब 900 कैदी भाग गए। सोचिए, 900 कैदी। ये तो मतलब कानून व्यवस्था का पूरी तरह से चरमरा जाना है। बिल्कुल। और कई बड़े नेता, स्थापित नेता, उनके घरों को जला दिया गया। ये दिखाता है कि गुस्सा किसी एक नेता या एक पार्टी के खिलाफ नहीं था,
बल्कि पूरे राजनीतिक वर्ग के खिलाफ था। हाँ, रिपोर्ट्स बता रही थी कि काठमांडू के कुछ इलाके तो जैसे युद्ध क्षेत्र जैसे लग रहे थे। बिल्कुल। शहर का जो मुख्य एयरपोर्ट है, त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसे भी कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। अच्छा। देश का संपर्क ही कट गया बाहरी दुनिया से। मीडिया दफ्तरों पर हमले हुए, स्कूलों को निशाना बनाया गया। मतलब गुस्सा कितना फैला हुआ था और नियंत्रण कितना खत्म हो चुका था, ये साफ दिख रहा था। और इसी चरम कोलाहल के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो पिछले कुछ सालों में नेपाल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उनके इस्तीफे से देश में एक तरह का सत्ता का शून्य, एक पावर वैक्यूम सा बन गया। बिल्कुल। और जब लगा कि नागरिक प्रशासन स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है, तो फिर सेना को आगे आना पड़ा। हाँ। कर्फ्यू लगाया गया और सुरक्षा का नियंत्रण सेना ने अपने हाथों में ले लिया। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कदम होता है। बहुत बड़ा। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि कैसे एक सोशल मीडिया बैन के विरोध से शुरू हुई बात इतनी तेजी से बढ़कर सरकार गिरने और सेना के हस्तक्षेप तक पहुंच गई। ये सिर्फ एक पॉलिसी का विरोध नहीं था, ये बहुत गहरे असंतोष का एक विस्फोट था। जाहिर है इन सब घटनाओं का असर आम नेपाली नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर तो बहुत भयानक पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए, राजधानी की सड़कों पर सेना, शाम होते ही कर्फ्यू, दुकानें बंद, बाजार बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, लोग अपने ही घरों में एक तरह से कैद हो गए थे। हाँ, बाहर निकलने में भी डर लग रहा था लोगों को। और हालांकि अब खबर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वापस चालू हो गए हैं। हाँ, वो बैन हटा लिया गया। लेकिन जो डर, जो अनिश्चितता, जो गुस्सा लोगों ने महसूस किया है, उसके जख्म इतनी जल्दी नहीं भरेंगे। विश्वास का जो संकट पैदा हुआ है, उसे दूर करना बहुत मुश्किल होगा। और एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो ये है कि ये जो विरोध प्रदर्शन थे, ये किसी एक नेता या किसी राजनीतिक दल के झंडे तले नहीं हो रहे थे। सही। ये काफी हद तक स्पॉन्टेनियसली हुआ, स्वतःस्फूर्त था। खासकर युवाओं ने इसे लीड किया। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये किसी व्यक्ति या किसी एक घोटाले के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था, पूरे सिस्टम के ही खिलाफ एक विद्रोह था। ये उन युवाओं का गुस्सा था जिन्हें लगता है कि ये जो मौजूदा राजनीतिक सिस्टम है, ये उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं दे पा रहा, बराबरी के मौके नहीं दे पा रहा, एक बेहतर भविष्य नहीं दे पा रहा। हाँ। ये एक तरह से सिस्टम से मोह भंग है, डिसइल्यूजनमेंट है। उन्हें पारंपरिक नेताओं पर कोई भरोसा ही नहीं रह गया है। इसीलिए शायद किसी स्थापित नेता की अपील काम नहीं कर रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है। यूनाइटेड नेशंस ने भी चिंता जताई है। हाँ, यूएन ने चिंता जताई, हिंसा की निंदा की और कहा कि सभी पक्ष संयम बरतें, बातचीत से हल निकालें। मौतों पर दुख भी जताया। हाँ, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि समाधान निकलेगा कैसे, जब प्रदर्शनकारी, खासकर युवा पीढ़ी, वो पारंपरिक राजनीति और उसके चेहरों से पूरी तरह ऊब चुकी नजर आ रही है। हाँ, वो सिर्फ कुर्सी पर चेहरा बदलना नहीं चाहते शायद। बिल्कुल, वो व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। ये बिल्कुल सही सवाल है। और इस उथल-पुथल का एक और अहम पहलू है अर्थव्यवस्था। हाँ बिल्कुल। इस संकट से पहले भी नेपाल की आर्थिक स्थिति कोई बहुत मजबूत तो नहीं थी। नहीं, मजबूत नहीं थी। जैसा हमने पहले भी कहा, देश बहुत हद तक रेमिटेंस पर निर्भर है। हाँ, जो पैसा बाहर से आता है। हाँ, विदेशों में काम करने वाले नेपाली जो पैसा भेजते हैं, करीब 20 लाख लोग, और ये पैसा देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जैसा है। तो जब यात्रा रुकी, संपर्क में दिक्कतें आईं सोशल मीडिया बैन की वजह से, तो इसका सीधा असर उन लाखों परिवारों की आमदनी पर भी पड़ा होगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर पड़ा होगा, लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। अच्छा। हाल ही में कुछ सकारात्मक आर्थिक अनुमान भी आए थे, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। हाँ, बड़ी संस्थाएं। हाँ, ये विकासशील देशों को कर्ज और सलाह देती हैं। इन दोनों ने ही अनुमान लगाया था कि इस साल, मतलब इस वित्तीय वर्ष में, नेपाल की अर्थव्यवस्था लगभग 4 से 5% की दर से बढ़ सकती है। अरे वाह। हाँ, और इसके पीछे वजह बताई थी कि निजी निवेश बढ़ रहा है, टूरिज्म धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रहा है और बिजली उत्पादन भी बढ़ रहा है। ये तो काफी उम्मीद जगाने वाली बात थी। लेकिन अब जो हुआ है, उसके बाद क्या इन अनुमानों का कोई मतलब है? यही चिंता की बात है। ये जो मौजूदा उथल पुथल है, जो अनिश्चितता है, उसे देखते हुए ये जो अनुमानित आर्थिक बढ़त थी, वो अब खतरे में पड़ गई है। सरकारी दफ्तरों में आग लगी है, देश भर में अशांति है। इसका सीधा असर सरकारी खर्चों पर पड़ेगा, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, सड़कें, पुल, बिजली प्रोजेक्ट्स, उनमें देरी होगी। हाँ, वो सब रुक जाएंगे। बिल्कुल।
हो सकता है कि अभी फौरी तौर पर महंगाई दर कुछ कम हो जाए क्योंकि डिमांड कम होती है अशांति में। अच्छा। लेकिन लंबे समय में ये अनिश्चितता निवेश के माहौल को खराब करती है, व्यापार में रुकावटें आती हैं और ये सब आर्थिक तरक्की की राह में बड़ा रोड़ा बन सकता है। तो अगर हम एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखें और इस पूरे संकट की जड़ों को टटोलने की कोशिश करें, तो क्या चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार लगती हैं? हमने बात की भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की, नेपो किड्स वाला मुद्दा। हाँ। इन सब के खिलाफ गहरा गुस्सा था। युवाओं में ये भावना कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके लिए मौके नहीं हैं, ना अच्छी नौकरी, ना अच्छी शिक्षा। बिल्कुल, ये जड़ में है। और इसके साथ जुड़ता है राजनीतिक नेतृत्व का संकट। हाँ। लोगों में ये भावना भी बहुत गहरी है कि देश में कोई मजबूत, भरोसेमंद, साफ छवि वाला नेतृत्व है ही नहीं। और ऊपर से सोशल मीडिया पर नेताओं और उनके परिवारों की वो आलीशान जिंदगी का प्रदर्शन, वो इस गुस्से को और भड़काता है। हाँ, वो आग में घी का काम करता है। बिल्कुल, ये सब कुछ मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण बन गया, जिसका नतीजा हमने सड़कों पर देखा। ये सिर्फ तात्कालिक घटनाओं का नतीजा नहीं है, ये सालों से जमा हो रहे असंतोष का नतीजा है। और ये मामला सिर्फ नेपाल की सीमाओं के अंदर का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेपाल की जो लोकेशन है, भौगोलिक स्थिति, वहां अगर कोई बड़ी अस्थिरता होती है तो उसका असर उसके पड़ोसियों पर भी पड़ता है, खासकर भारत और चीन पर। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, भारत के नेपाल के साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, रणनीतिक। खुली सीमा है। हाँ, खुली सीमा है, लोगों का आना जाना है, सुरक्षा की चिंताएं जुड़ी हैं। तो अगर नेपाल में लंबे समय तक अस्थिरता रहती है तो इसका असर द्विपक्षीय व्यापार पर पड़ेगा, सुरक्षा सहयोग पर पड़ेगा और रीजनल डिप्लोमेसी पे भी पड़ना लाजमी है। इसी तरह चीन का भी प्रभाव और निवेश नेपाल में बढ़ रहा है, तो वो भी वहां की स्थिरता पर बहुत बारीकी से नजर रखता है। दोनों बड़े पड़ोसियों के लिए नेपाल की स्थिरता बहुत मायने रखती है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? फिलहाल की स्थिति क्या है? खबरें तो हैं कि काठमांडू में अब सेना की गश्त के बीच एक तरह की अस्थायी शांति है। हाँ, एक तनावपूर्ण शांति कह सकते हैं। हाँ, एयरपोर्ट भी फिर से खुल गया है, दुनिया से संपर्क जुड़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है, देश को इस संकट से बाहर कौन निकालेगा? अगला नेता कौन होगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद जो राजनीतिक शून्य पैदा हुआ है, उसे भरना। और जैसा आप कह रहे थे, कई प्रदर्शनकारी, खासकर युवा, वो साफ कर चुके हैं कि वो किसी पारंपरिक राजनीतिक दल के नेता को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। हाँ। उनकी मांग है कि कोई गैर राजनीतिक, साफ छवि वाला व्यक्ति उसे अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा जाए। अच्छा, इस संदर्भ में किसी का नाम भी आ रहा है? हाँ, नेपाल के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम चर्चा में आया है, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं है। और क्या प्रदर्शनकारियों और जो सत्ता प्रतिष्ठान है, मतलब सेना या बाटी दल, उनके बीच कोई बातचीत शुरू हुई है? ऐसी कोशिशों की खबरें तो हैं कि सेना और प्रदर्शनकारियों के कुछ प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक बातचीत शुरू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस नतीजा या कोई डिटेल सामने नहीं आया है। देखिए, मुख्य मुद्दा यही है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ चेहरा बदलना नहीं चाहते, वो सिस्टम में बुनियादी बदलाव चाहते हैं। हाँ। भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, पारदर्शिता हो, जवाबदेही तय हो, युवाओं के लिए अवसर बने। क्या मौजूदा राजनीतिक वर्ग या सेना इन मांगों को मानने के लिए तैयार होगी, ये देखना होगा। राह आसान नहीं है बिल्कुल। तो कुल मिलाकर नेपाल एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। भविष्य काफी अनिश्चित सा नजर आ रहा है। हाँ। क्या नेपाल की युवा जिन्होंने इतना जबरदस्त गुस्सा दिखाया है, क्या वो इसे एक सकारात्मक दिशा दे पाएंगे, वास्तविक और टिकाऊ सुधारों की तरफ ले जा पाएंगे, या फिर ये उथल-पुथल और अनिश्चितता का दौर लंबा खींचेगा, जिसका नुकसान आखिर में नेपाल के आम लोगों को ही उठाना पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो साफ है कि नेपाल में अब शायद पुराने ढर्रे पर चलना मुमकिन नहीं होगा। बदलाव की जो मांग है वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ। और नेपाल की ये घटना हम सभी को, मतलब दुनिया भर के लोकतंत्रों को, एक जरूरी सबक भी सिखाती है। क्या? कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ समय समय पर चुनाव करा लेना नहीं होता। सही बात है। एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र के लिए सरकार में जवाबदेही होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए और देश के सभी नागरिकों, खासकर आने वाली पीढ़ी के लिए अवसरों का होना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया की निगाहें इस वक्त नेपाल पर हैं।
सब देख रहे हैं कि ये देश इस संकट से कैसे उभरता है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं हाँ, कि किसी भी देश में जब युवा पीढ़ी इतने बड़े पैमाने पर और इतने गहरे गुस्से के साथ पूरी व्यवस्था से ही एलियनेटेड महसूस करने लगे, विमुख महसूस करने लगे, तो क्या इस तरह का गुस्सा वास्तव में स्थायी और सार्थक बदलाव ला सकता है? और अगर हाँ, तो वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं या कौन से कदम होते हैं जो इस गुस्से को एक सकारात्मक परिवर्तन में ढालने के लिए जरूरी होते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।